स्टूडेंट्स, हमारा आज का जो टॉपिक है इट इज़ ड्यूल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। अब हमने लास्ट टाइम जो है वो बोहर मॉडल ऑफ एटम की बात की थी और बोहर मॉडल ऑफ एटम का यूज़ करके हमने एमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन की बात की है। तो जो बोहर मॉडल है उसकी कुछ लिमिटेशन रही हैं जिनकी वजह से जो नेक्स्ट जो है वो जो एटम का क्वांटम या फिर वेव मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम जो है वो डिवेल्प हुआ है। जो बोहर मॉडल ऑफ एटम है उसकी लिमिटेशन को या उसकी जो कमियां रही हैं उन्हें दूर करने के लिए एक न्यू मॉडल बना, जिस मॉडल को हम बोलते हैं क्वांटम और वेव मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। तो ये मॉडल बना, लेकिन ये जो ये वाला जो मॉडल बना है ये समझने के लिए आपको पहले दो फेनोमिना समझने पड़ेंगे। फर्स्ट ड्यूल नेचर, सेकंड हिंजबर्ग अनसर्टेनिटी। फर्स्ट आता है ड्यूल नेचर ऑफ मैटर, कि जो ये दोनों फेनोमिना है ये इनकी वजह से ही, इन दोनों फेनोमिना की वजह से ही जो एक न्यू कंसेप्ट आगे आया है साइंस में, एक न्यू ब्रांच निकल के आई है, उस ब्रांच को हम बोलते हैं क्वांटम मैकेनिक्स। क्वांटम मैकेनिक्स। और इस क्वांटम मैकेनिक्स के बेसिस पे ही हमने ड्यूल नेचर ऑफ मैटर की डिस्कशन करनी है। पहले आता है ड्यूल नेचर ऑफ मैटर में कि लास्ट टाइम हमने पहले पढ़ा था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी है उसमें हमने पढ़ा है कि अगर हमारे पास कोई भी लाइट सोर्स है, अगर उससे लाइट आ रही है तो वो इन द फॉर्म ऑफ क्या होगी, वेव होगी। फिर उसके बाद हमने प्लैंक क्वांटम थ्योरी पढ़ी है। वो बोल रहे हैं कि ये जो वेव है, वेव जो रिलीज़ हो रही है, इट इज़ नॉट इन द फॉर्म ऑफ वेव, इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ पार्टिकल। तो उन्होंने बोला कि वो इन द फॉर्म ऑफ पार्टिकल भी होगी। तो अब इसी कंसेप्ट को यूज़ किया है आगे लुइस डी ब्रोगली ने। तो उन्होंने क्या बोला है कि चाहे माइक्रोस्कोपिक बॉडी हो या फिर मैक्रोस्कोपिक बॉडी हो, छोटी हो या बड़ी हो, कहने का मतलब या हो वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ठीक है, या फिर फोटॉन, या फिर हो क्या कोई स्मॉल आयरन बॉल या फिर पीस ऑफ चॉक। तो उन्होंने बोला है कि हर एक ऑब्जेक्ट जो मूव करता है या हर एक मटेरियल जो है उसमें से क्या एमिट होती हैं, उसमें से कुछ वेव्स एमिट होती हैं। उन्होंने ये बोला कि एवरी मटेरियल पार्टिकल हैज़ इट्स करेक्टरिस्टिक वेव, दिस वेव इज़ नोन एज मटेरियल वेव। कि हर एक पार्टिकल, वो कोई भी हो सकता है, वो माइक्रोस्कोपिक भी हो सकता है, वो मैक्रोस्कोपिक भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, कि हर एक मटेरियल पार्टिकल से क्या एमिट हो रही हैं, कि कुछ वेव्स एमिट हो रही हैं। और ये जो वेव हैं इस वजह से इन्हें क्या बोलते हैं, क्योंकि ये मैटर है, ये मटीरियल है, तो इसीलिए इन्हें क्या बोल रहे हैं, ये मैटर वेव या फिर डी ब्रोगली वेव। ठीक है जी। अब नेक्स्ट इसके बाद अब इसका हम मेन जो है वो मैथमेटिकली एक्सप्लेनेशन करते हैं। अब आपने प्लैंक क्वांटम थ्योरी के अकॉर्डिंग, जो हमने पीछे पढ़ी है कि प्लैंक क्वांटम थ्योरी के अकॉर्डिंग हमने ये पढ़ा है कि जो वेव है किसी भी लाइट सोर्स से अगर वो एमिट होती है तो वो इन द फॉर्म ऑफ पार्टिकल होगी। तो उस पार्टिकल को हम एनर्जी पैकेट्स बोलेंगे और इन्हें ही हम फोटोन बोल रहे हैं। तो इनकी एनर्जी फाइंड करने का फॉर्मूला हमारे पास आया था E=H²। ठीक है, कि प्लैंक क्वांटम थ्योरी से हमारे पास ये आया है थ्योरी। फिर नेक्स्ट जो है
कि अगर मान लो ये जो हमारे पास फोटोन है, अगर ये एक्ट एज पार्टिकल कर रहा है, तो अगर तो ये जो ये मतलब इन द फॉर्म ऑफ अगर तो ये वेव करेगा, तो इट मीन्स अगर वेव करेगा तो इसकी कोई वेलोसिटी होगी। तो अगर ये इन द फॉर्म ऑफ पार्टिकल करेगा फोटोन, तो क्या हमने लिखना है E इज इक्वल टू mc², कि अगर उसमें पार्टिकल करेक्टरिस्टिक होगा तो हमने इसे ऐसे लिखना है। तो इसकी एनर्जी mc² से हो सकती है, ये आइंस्टाइन ने दिया है। तो अब फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन को इक्वल रखो, h न्यू इज इक्वल टू mc², न्यू इज इक्वल टू c अपॉन लैम्डा, तो h इज इक्वल टू c अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू mc², c से c कैंसल, तो h इंटू 1 अपॉन लैम्डा mc। तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू निकाल लो आप, लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन m इंटू सी। अब c क्या है, ये स्पीड है। स्पीड क्या होती है, एक तरह की वेलोसिटी। तो इट मीन्स मैं ये भी लिख सकती हूँ कि लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन m इंटू वी। तो अब यहाँ से हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि पहले हमने बात की है एक छोटे से ऑब्जेक्ट की। तो वहाँ से हमने निकाला है कि अगर मान लो कि ये इन द फॉर्म ऑफ क्या हो रहे हैं, छोटे छोटे एनर्जी पैकेट्स की फॉर्म में है, तो हमने लिखा कि इसकी एनर्जी को आप कैसे निकाल सकते हो, E इज इक्वल टू h न्यू, प्लैंक क्वांटम थ्योरी के अकॉर्डिंग। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आया कि तो इट मीन्स कि अब ये तो प्लैंक थ्योरी ने दी है, अब E इज इक्वल टू mc² आइंस्टाइन। अब आपने याद रखना है कि अगर वो वेव की फॉर्म में बात करनी है तो पार्टिकल जो है एज ए वेव की तरह बिहेव कर रहा है, तो E इज इक्वल टू h न्यू है। अगर वो जो भी रेडिएंट एनर्जी एमिट हो रही है, अगर वो एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ पार्टिकल जो है, तो उसकी के लिए हम mc² लगाते हैं। तो अगर हम रिप्लेस कर दें c स्पीड ऑफ लाइट को हम v वेलोसिटी से और m मास ऑफ जो भी हमारे पास वेव आ रही थी पीछे, उसके मास को अगर रिप्लेस कर दें हम मास ऑफ ऑब्जेक्ट, कि ये किसी ऑब्जेक्ट का मास है, ये उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है। तो अब अगर हम m इंटू वी कर दें तो ये हमारे पास मोमेंटम बन जाता है, मोमेंटम। तो लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन p, तो ये मोमेंटम है। तो यहाँ से लिख सकते हैं लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू p। डन। तो यहाँ से ये हमारे पास आ गया, डी ब्रोगली ने हमें ये रिलेशनशिप दिया कि जो मोमेंटम है वो लैम्डा के इनवर्स में है। मतलब कि मोमेंटम का मतलब तो ये होता है कि मोशन, कि किसी भी चीज़ का अगर आपने मोशन मेजर करना है तो आप उसके मास और उसकी वेलोसिटी को मल्टीप्लाई कर दो तो आप उसका मोशन मेजर कर सकते हो। तो इट मीन्स अगर किसी का जो लैम्डा है, वेवलेंथ अगर ज़्यादा एमिट हो रही है, तो उसकी जो मोमेंटम है, उसकी जो मोशन है वो क्या होगा, कम है। अगर वेवलेंथ जो है स्मॉल है तो इट मीन्स उसका मोमेंटम मीन्स मोशन जो है वो क्या है, कम है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट इसका सिग्निफिकेंस आ रहा है, सिग्निफिकेंस। अब सिग्निफिकेंस में आपने क्या करना है, सिग्निफिकेंस क्या है कि हमने ये चेक करना है कि बात तो ये हो गई कि ये माइक्रोस्कोपिक के लिए भी यूज़ हो रही है, ये मैक्रोस्कोपिक के लिए भी यूज़ हो रही है, मीन्स बड़े के लिए भी है या छोटे के लिए भी है। तो दोनों केस लेते हैं। अब यही लो, लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन मोमेंटम और लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन m इंटू वी। अब आपको गिवन है कि सपोज करो हमारे पास एक बॉल है जिसका मास है 0.1 kg और उसकी जो वेलोसिटी है वो 60 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से चल रही है। तो पुट करो 6.626 10⁻⁻34 0.1 इंटू 60।
अगर इसे आप प्रॉपरली सॉल्व करोगे तो अब इसकी जो यूनिट है वो होती हैं kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। डन। तो अगर आप इसे ओवरऑल सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने के बाद आपके पास 10 की पावर आएगी -34 मीटर, -34। अब मैंने आपको जितनी बार भी पढ़ाया, हमने पढ़ा है 10 की पावर की जो वेवलेंथ है जो हमारी आइज़ को ऑब्जर्व होती है वो होती है 10 की पावर -9 या 10 की पावर -10। हम इसी में बात करते हैं, या नैनोमीटर में या सेंटीमीटर में या मीटर में या फिर आर्मस्ट्रॉन्ग में। लेकिन इसकी पावर तो -34 है। तब हमने इतनी ज़्यादा जो स्मॉल वेव्स जो पैदा हो रही हैं, कितनी स्मॉल वेव्स पैदा हो रही हैं कि हमें वो दिखाई नहीं देंगी। तो इसीलिए यहाँ से ये क्लियर हो गया कि ये मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के लिए एप्लीकेबल नहीं है। अब इलेक्ट्रॉन की बात कर लेते हैं। इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 × 10⁻31 kg। मान लो उसकी स्पीड भी सेम है, वो जो है वो भी 60 मीटर पर सेकंड से मूव कर रही है, तो सेम 6.626 × 10⁻34 9.1 × 10⁻31 × 60। ठीक है। अब पुट करने के बाद हमारे पास आंसर आ गया 10⁻−15 मीटर। अब 15 को हम पिकोमीटर में काउंट करते हैं। तो अब देखो हमने जो कितनी 10 की पावर रीड आउट की हैं, 10 की पावर -24, 10 की पावर +24, तो -15 मतलब कि फेम्टोमीटर। डन। तो इट मीन्स ये हमें ऑब्जर्व होगी, तो इसीलिए जो हमारे पास डी ब्रोगली इक्वेशन है ये किसके ऊपर एप्लीकेबल है? डेली लाइफ में एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि हमारी सराउंडिंग में जितनी भी चीज़ें हमें दिखाई दे रही हैं वो सारी जो हैं वो बड़ी हैं, उनसे वेव्स जो हैं बहुत ज़्यादा छोटी जो हैं वो रिलीज़ होती हैं जो हमें ऑब्ज़र्व नहीं होंगी, और जो छोटी चीज़ें हैं उनसे वेव्स बड़ी जो हैं वो प्रोड्यूस होंगी जो हमें ऑब्ज़र्व हो सकती हैं। इसीलिए ये सिर्फ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए एप्लीकेबल है, मैक्रो के लिए नहीं है। क्योंकि देखो अगर ये बढ़ेगा, मास बढ़ेगा तो क्या होगा, ये कम हो जाएगा। अब हमने मास वजन को इंक्रीज़ कर दिया तो इसलिए ये कम हो गई। अब यहाँ पे जो मास है इसे हमने कम कर दिया तो इट मीन्स ये ज़्यादा आ गई। तो इसीलिए स्मॉल वेव्स जितनी छोटी होती जाएंगी वो हमें दिखाई नहीं देंगी, मीन्स उसके कलर ऑब्जर्व नहीं होंगे। तो यही इसका सिग्निफिकेंस है। आई होप दिस इज़ अंडरस्टैंडेबल टू यू। थैंक यू।